हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आदिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आज हम आदिकाल का जो स्वतंत्र साहित्य है या जिसे हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करेंगे। आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों जैसे रासो, रास, सिद्ध या नाथ साहित्य जो हमने पढ़ा, उनके अलावा जो स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों को आधार बनाकर रची गई, उन्हें आदिकाल का स्वतंत्र साहित्य कहा गया या आदिकाल का लौकिक साहित्य कहा गया। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आदिकाल के स्वतंत्र साहित्य या लौकिक साहित्य की रचनाओं पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कवि कल्लोल व कुशललाभ, कल्लोल या केवल कुशललाभ या श्रीधर व्यास। तो ये प्रश्न आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों का नाम आता है तो आपको सही करना है दोनों। अगर कवि कल्लोल का नाम आता है तो पहले आपको कवि कल्लोल करना है, फिर सेकंड ऑप्शन अगर आता है, अगर कल्लोल नहीं दिया हुआ आता तो आपको कुशललाभ करना है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसमें ये चीज़ लिखी है कि सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कवि कल्लोल ने इसकी रचना की थी। बाद में जैन कवि जो कुशललाभ हैं उन्होंने 1561 ईस्वी में कुछ और पद जोड़े थे, इसलिए कुशललाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। तो वास्तव में जो इसके रचनाकार हैं वो कवि कल्लोल माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि कुशललाभ ने इसमें कुछ पद और जोड़ दिए थे इसलिए कुशललाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। तो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न की प्रवृत्ति को समझेंगे, उसके पश्चात इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक से शब्द दे दिए जाते हैं, तो आपको नायिका का नाम ध्यान रखना है। मारवणी, मालवणी, मारवड़ी या मारवड़ी। तो मारवणी इसकी नायिका का नाम है। कंफ्यूज क्यों होता है विद्यार्थी? क्योंकि जो सहनायिका होती है ढोला मारूरा दुहा की सहनायिका, उसका नाम क्या होता है? मारवणी। तो सहनायिका का नाम ध्यान रखेंगे मालवणी, और मारवणी इसकी नायिका होती है। इसकी जो नायिका होती है वह पिंगल बीकानेर के राजा की पुत्री होती है और जो सहनायिका होती है वह मालवा की राजकुमारी होती है। जब ढोला जो नायक है, नायक ढोला, वह कछवा वंश के राजा नल का पुत्र होता है जब ढोला 3 वर्ष का होता है, और जो नायिका है मारवणी वह 1.5 वर्ष की होती है, तो उनका विवाह हो जाता है। लेकिन युवावस्था में इनका जो विवाह है यह सहनायिका मालवणी से कर दिया जाता है, और जो मारवणी होती है इनकी जो बचपन की जो जिनसे विवाह हो रहा होता है वह मारू ढाडियों के माध्यम से जो गीत गा करके अपना संदेश इधर से उधर पहुंचाते हैं, उनके माध्यम से ढोला तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। यह ढोला मारूरा दुहा की कथा है जिसमें मारवणी नायिका और मालवणी सहनायिका होती है। यह राजस्थानी डिंगल भाषा में रचित काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला मारूरा दुहा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? क्योंकि ढोला मारूरा दुहा से संबंधित प्रश्न आपको लगभग परीक्षाओं में देखने को मिलता है, यहाँ तक कि जो जीके का पेपर होता है उसमें भी ढोला मारूरा दुहा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह लौकिक काव्य रचना है, सही है। यह विरह की श्रेष्ठ रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है, यह बिल्कुल सही है कि इसका मूल रूप दोहों में मिलता है, या सभी। तो ये जो सभी कथन है यह ढोला मारूरा दुहा से संबंधित सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब ढोला और मारवणी का विवाह होता है, जब ढोला की उम्र कितनी होती है? यह प्रश्न आ चुका है। तो जब ढोला की उम्र होती है 3 वर्ष और जो मारवणी होती है वह होती है 1.5 वर्ष की, जब दोनों का विवाह होता है। और जब फिर युवा होते हैं, जब इनका विवाह मालवणी के साथ तय हो जाता है। यह एक
प्रेम गाथात्मक काव्य है जिसका मूल रूप दोहों में मिलता है, और दोहे जो हैं वह श्रृंगार रस से परिपूर्ण होते हैं। ये दोनों में श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ होती है वह आगे चलकर हमें कहाँ देखने को मिलती है, बिहारी के काव्य में देखने को मिलती है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि मारवाड़ी के संयोग और वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता होती है, जबकि बिहारी की जो नायिका है उसमें संयोग और वियोग के कला पक्ष की प्रधानता होती है। तो ये जो परंपरा आगे जाकर बिहारी के यहाँ हमें देखने को मिलती है, तो दोनों में अंतर क्या है कि बिहारी कला पक्ष को महत्व देते हैं, जबकि जो कल्लोल है उन्होंने भाव पक्ष की प्रधानता को लेकर के दोहों की रचना की है। राउलवेल के जो कवि हैं रोडा, उन्होंने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में प्रारंभ की थी, उसी को इस रचना में विकास का एक नई दिशा प्रदान की गई है। जो बीकानेर, हमारे राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र पड़ता है, उसमें यह अत्यंत लोकप्रिय कथा रहती है। एक इस संबंध में कथन भी प्रसिद्ध है, सोरठियो दूहो भलो भरी मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। अगला प्रश्न देखते हैं। जयचंद प्रकाश एवं जयमेघ जयचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आप ध्यान रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो छोटा ग्रंथ है उसके रचनाकार छोटे नाम वाले हैं, और जो बड़ा ग्रंथ है उसके नाम वाले जो लेखक हैं ये बड़े हैं। जयमेघ जयचंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि, बड़ा नाम है, और जयचंद्र प्रकाश के भट्ट केदार। तो भट्ट याद रखेंगे, जयचंद्र प्रकाश के साथ जुड़ेगा, और जयमेघ जयचंद्रिका के साथ मधुकर कवि का नाम जुड़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, क्रमशः भट्ट केदार या मधुकर कवि, क्रमशः मधुकर कवि या भट्ट केदार, क्रमशः भट्ट केदार या श्रीधर व्यास। तो श्रीधर व्यास तो हो ही नहीं सकता है, क्रमशः श्रीधर व्यास, तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाते हैं। और हमने देखा जयचंद्र प्रकाश के भट्ट केदार हैं, तो क्रमशः भट्ट केदार और मधुकर कवि इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रोडाकृत राउलवेल जो रचना है उसका समय माना जाता है 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 10वीं 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। तो जो रोडाकृत राउलवेल है उसका समय है 10वीं 11वीं शताब्दी माना जाता है। यह जो रचना है राउलवेल, यह सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया था। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना यानी चंपू काव्य माना जाता है। इसमें राउल नामक नायिका होती है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि इसमें नायिका कौन होती है। राउल जो है वह नायिका का नाम होता है। उसके सौंदर्य का नक्सिक वर्णन पहले पद्य में और उसके पश्चात गद्य में किया गया है। हिंदी में जो नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ है वह भी इसी रचना से माना जाता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं राउलवेल में, जिसमें राजस्थानी प्रधान भाषा मानी जाती है। इसका जो शिलांकित रूप है मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी तथ्य आप राउलवेल से संबंधित ध्यान रखेंगे। राउलवेल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, अभी हमने बात करी, उनमें से ही यह प्रश्न बनाया गया है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, बिल्कुल सही है। यह शिलांकित रचना है, इसमें 3 बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो यही कथन गलत हो जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने बात करी इसमें कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसका तथ्य देख लेते हैं। इसमें हूणी नारी की प्रशंसा में नक्सिक सौंदर्य आया है। यह हूणी नारी की प्रशंसा में, तो यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ नायिका का जो नाम है यह राउल है। ये दोनों ही, इसे आप ठीक कर लेंगे। इसमें एक तथ्य ये सही है और एक असही है, और ये दोनों गलत हैं क्योंकि इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं और जो नायिका का नाम है वह राउल मिलता है, तो ब और स दोनों गलत हो जाएंगे। और यह रोडाकृत रचना है, यह भी
सही है। तो ए और द सही है और ब और से गलत है, क्योंकि इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं और जो नायिका के नक्शी सौंदर्य का वर्णन किया गया है उस नायिका का नाम राउल माना गया है। तो यहाँ आप इसे सही कर लेंगे। यहाँ केवल ब नहीं आएगा अपितु से भी आएगा। ब और से दोनों ही गलत हैं और दोनों ही मैंने आपको सही करवा दिए हैं। यहाँ 7 आएगा और यहाँ नायिका राउल आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। राउलवेल की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी या प्राकृत? तो अभी हमने बात की कि लगभग 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, लेकिन राजस्थानी जो भाषा है यह इसकी प्रधान भाषा मानी गई है। वसंत विलास में दोहों की संख्या कितनी मानी गई है? वसंत विलास जो रचना है उसमें दोहों की संख्या कितनी मानी गई है? 84, 80, 70 या 60? तो वसंत विलास जो रचना है उसमें 84 दोहों की संख्या मानी गई है। यह जो रचना है इसके लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसलिए इसके लेखक का नाम अज्ञात है। माता प्रसाद के अनुसार यह अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में इसका स्थान बेजोड़ है। वसंत विलास रचना में राउलवेल की श्रृंगार परंपरा को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया है। यह आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने राउलवेल की बात की, उसकी जो श्रृंगार परंपरा है उसको चरम पर किसने पहुंचाया? तो वसंत विलास में इस रचना में एक और कोकिल कुंजन और दूसरी ओर पतियुक्ता युवतियों का विलास चित्रण किया गया है, जिसे देखकर विधुर जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर की रचना मानी जाती है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह दामोदर शर्मा की रचना है, यह सही है। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी माना जाता है, यह भी सही है। यह एक व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होता है और राजकुमारों को देसी भाषा की शिक्षा हेतु लिखा गया है, यह भी सही है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण से ये सभी तथ्य हैं, यह सही मान लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण से संबंधित आप याद रखेंगे सभी तथ्य, और एक जो विशेष बात है उक्ति व्यक्ति प्रकरण से संबंधित वह भी आप याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है इस रचना से संबंधित कि इस रचना में बनारस और उसके आसपास के जो प्रदेश हैं उसकी संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। यह तथ्य भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इस रचना में उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है और इसे पढ़ने से मालूम होता है कि यह गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग करके व्याकरण को ध्यान में रख करके लिखी गई रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है? वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है, प्राकृत है, अपभ्रंश है या हिंदी भाषा है? तो आपको पता है वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, पूछा जाता है, और इसकी जो रचना है मैथिली है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहते हैं और यह 14वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। इस रचना में सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र हैं, वो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से इसका प्रकाशन करवाया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे प्राचीन कोसली यानी अवधी भाषा इसका बताया है, लेकिन इसकी जो भाषा है यह मैथिली ही मानी जाती है। इसकी भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार उक्ति व्यक्ति प्रकरण देखने से एक व्याकरण ग्रंथ प्रतीत होता है, उसी प्रकार वर्ण रत्नाकर देखने से शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का संबंध व्याकरण से जोड़ेंगे और वर्ण रत्नाकर का संबंध शब्दकोश से जोड़कर देखेंगे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? मैथिली का विश्वकोश है, बिल्कुल सही है। शब्दकोश सा प्रतीत होता है, यह भी सही है। और मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है, यह भी सही है। और सभी तथ्य सही हैं, तो सभी तथ्य सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल की काव्य रूढ़ियों एवं
परंपराओं को समझने हेतु कौन सा ग्रंथ उपयोगी माना गया है? प्राकृत पेंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बसंत विलास या राउलवेल। तो जो प्राकृत पेंगलम है यह आदिकाल की काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए उपयुक्त ग्रंथ माना गया है। प्राकृत पेंगलम का समय 14वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। इसके संकलनकर्ता आप याद रखेंगे लक्ष्मीधर हैं और इसके रचनाकार के जो नाम हैं वो विद्याधर, शानगढ़धर, जज्जल और बब्बर आदि रचनाओं का ये संग्रह माना जाता है। तो इस संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं और विद्याधर, शानगढ़धर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह यह माना जाता है। विद्याधर काशी में कान्यकुब्ज दरबार में एक बहुत ही कुशल और विद्वान मंत्री थे और जयचंद के विश्वास पात्र मंत्री थे। दूसरा महत्वपूर्ण कवि जो माना जाता है वह है शानगढ़धर। इन्होंने एक सुभाषित ग्रंथ की रचना की थी जो शानगढ़ पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुई। शुक्ल जी ने इसी शानगढ़धर के द्वारा रचित जो हम्मी रासो है उसकी चर्चा की है। तीसरा महत्वपूर्ण कवि जज्जल नाम का माना जाता है। जज्जल भणई पद से राहुल जी इसके जो रचनाकार हैं वह जज्जल मानते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कवि जो है वह बब्बर है और ये 11वीं शताब्दी के कवि हैं। इनका जो निवास स्थान है वह त्रिपुरी था। तो आप इसके रचनाकार और संकलनकर्ता दोनों को याद रखेंगे। संकलनकर्ता लक्ष्मीधर है और रचनाकार हैं जो ये विद्याधर, शानगढ़धर, जज्जल और बब्बर चारों थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पेंगलम के वही प्रश्न आ गया कि संकलनकर्ता कौन है? तो लक्ष्मीधर इसके संकलनकर्ता हैं। विद्याधर, शानगढ़धर और जज्जल इनकी कवि जो रचनाएं हैं, कवियों की रचनाएं हैं, उनका संग्रह जो है वह प्राकृत पेंगलम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रणमल छंद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? रणमल छंद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसके रचयिता श्रीधर व्यास हैं। यह वीर रस की काव्य रचना है। इसमें 70 छंद उपलब्ध हैं और उपयुक्त सभी। तो रणमल छंद से संबंधित सभी तथ्य सही है। ये श्रीधर की रचना है, इस वीर रस की है और 70 छंद उपलब्ध होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम कुछ अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आदिकाल से ही संबंधित होंगे। धन्यवाद।